Hello guys, and welcome back to Prep House. My name is Pravesh and I am the curator of this series called Superset Sociology. और हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है कि सोशोलॉजी का रिलेशन क्या है बाकी सोशल साइंसेस के साथ। हम बात कर चुके हैं पॉलिटिकल साइंस की, फिर हमने देखा किस तरीके से फिलॉसफी देखा, हमने एथिक्स भी देख लिया, और हमने इसके साथ साथ देखा कि जो आपका हिस्ट्री देखा हमने, वो भी हमने देखा कि कैसे ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। अभी हमारे पास कुछ ही चीज़ें बची जैसे इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी, और ये वाला जो हमारा लेक्चर है ये बेसिकली सोशियोलॉजी का रिलेशन इकोनॉमिक्स के साथ क्या होता है वो हम इस पे चर्चा करेंगे। आई होप कि आप फॉलो करते हैं इस चैनल को, और जैसे ही आप अगर जब आप मेरा वीडियोस देखते हैं, अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कभी भी। ओके, कोई इशू नहीं है, यू कैन कमेंट एनीथिंग, और मैं कोशिश करूँगा अगर आपका कोई समस्या है या कोई क्वेश्चन है उस कमेंट में तो मैं उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करता हूँ। आप देखते ही हैं। तो वी विल जस्ट स्टार्ट दिस। ये लेक्चर का नंबर रहेगा आपका 1165, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स इसका नाम है। ओके तो चलिए बात करते हैं कि क्या होता है इकोनॉमिक्स। बेसिकली अगर आपको आइडिया है इकोनॉमिक्स क्या है, और हम क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करें तो आई होप कि आपको ये आइडिया हो गई। और बचपन से हम पढ़ते ही आ रहे हैं इकोनॉमी की, हम बात करते हैं कि देश की इकोनॉमी कैसी चल रही है, यहाँ ये इशू हो रहा है, स्टॉक मार्केट ऐसे चल रहा है वगैरह वगैरह, और इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है समाज के ऊपर, ये भी हम चीज़ देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली देखती है कि प्रोडक्शन कैसे होता है सामानों का, फिर ये जो सामान जिनको हमने प्रोड्यूस किया है, गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया, एनीथिंग, इनको डिलीवर या डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है वो बात होती है। इनके एक्सचेंज की बात होती है कि हम पैसों की, यहाँ पे पैसे की बात भी आ जाती है, हम पैसा दे के सामान लेते हैं, सामान बेच के पैसा कमाता है आदमी, ये वाली बात हो गई। और कोई भी परिवार, इंसान या स्टेट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कैसे करता है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स कवर करता है। अब सोशियोलॉजी का इम्पैक्ट अगर हम रिलेट करना चाहें इकोनॉमिक्स के साथ तो हम ऐसे करेंगे कि प्रोडक्शन में कुछ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन होता है। कार्ल मार्क्स इनकी बात करते हैं, आरओपी बोलते हैं हमें ना, आरओपी नहीं, आरओपी, ठीक है, आरओपी बोलते हैं। कुछ मोड ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, एमओपी, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, एफओपी। ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, जब हम कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे हम पूरा क्लियरली सारी बातें करेंगे उसमें। इसमें बस हमें अभी नाम जानने की जरूरत है। तो जैसे कि मैंने बता रहा था, इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन के बारे में पढ़ता है, वहीं सोशियोलॉजी जो है ये इन सब चीज़ों के जो सोशल रिलेशनशिप है, जैसे कि रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन हो गया या मोड ऑफ प्रोडक्शन हो गया, इनकी बात करता है। इंस्टीट्यूशन की बात हो गई कि इंस्टीट्यूशन कैसे, जैसे फैक्ट्रीज, दे आर इंस्टीट्यूशंस ऑफ इकोनॉमी एज वेल एज सोशियोलॉजी एज वेल। ओके, एक लार्जर स्केल पे देखें, जो ओवरऑल आपकी स्टेट की, आपके देश की इकोनॉमी है, वो भी एक तरीके से अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। ओके, प्रोसेसेस, मोड ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दीज आर प्रोसेसेस। किस तरीके से सामान बनता है, कैसे ऑर्डर दिए जाते हैं, कैसे वो ऑर्डर को माना जाता है, उसमें क्या रिलेशनशिप है, पावर का इशू है, या आपका रिलेशनशिप कैसा है, फ्रेंडली है कोई बॉस अपने एम्प्लॉयज से, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। पैसा आदमी कैसे खर्चता है, गरीब आदमी कैसा पैसे खर्च करेगा, अमीर आदमी पैसे कैसे पैसे खर्च करेगा, कौन इन्वेस्ट करेगा, ये सब चीज़ें सोशियोलॉजी कवर करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। तो ये जो सोशियोलॉजी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जब जिससे रिलेट करने की कोशिश करता है तो वो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, अगर ये हम बात करें कि भाई सिंपली अगर हम बोले तो इकोनॉमिक्स जो है ये इकोनॉमिक फंक्शन बताता है समाज का एक, और सोशियोलॉजी जो है ये स्टडी करने की कोशिश करता है कि समाज जो है, सोसाइटी है आपकी, वो शेप कैसे होती है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक बिहेवियर, और ये जो इकोनॉमिक चेंजेस है ये समाज को बदलते कैसे हैं, ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं समाज को। इकोनॉमिक बिहेवियर से मेरे कहने का मतलब है कि जैसे कैपिटलिज्म आ गया, तो समाज में कैपिटलिज्म डेवलप कैसे हुआ, किसने सोचा कि भाई प्रॉफिट कमाना चाहिए, जो पैसा मेरे पास ऑलरेडी है उसको दाव पे लगा के, उसको रिस्क पे लगा के प्रॉफिट कमाया जा सकता है, किसी ने तो सोचा होगा। ओपिनियन वाइड स्प्रेड कैसे हुआ, तो कुछ वैल्यूज होंगी जो इसे प्रमोट करती होंगी। मैक्स वेबर का मैं बहुत बार एग्जांपल दे चुका हूँ, ठीक है।
प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स से एग्जांपल एक निकल के आता है कि भाई रिलीजन ने मदद करी इकोनॉमी को डेवलप करने में, वो वाला एक कॉन्सेप्ट है। हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखते हैं, हम कमर्शियल रिवॉल्यूशन देखते हैं, हमने सोशल चेंजेस इन मेडिवल यूरोप में पढ़ा था, ये सारी चीज़ें भी इसका पार्ट है। आपको याद होगा जब हम ये सब चीज़ें पढ़ रहे थे कि इमरजेंस कैसे होता है, तो उसमें हमने इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट लीड्स टू इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी वो देखा था हमने। तो वो वाली सारी चीज़ें भी कवर होती हैं इसी में, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशन है जो अभी हमने डिस्कस करी ऊपर कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो ये क्या बात करता है, इकोनॉमिक्स करता है बात कि भाई इंडिविजुअल्स और सोसाइटी कैसे एलोकेट करती है वो सारी चीज़ें जो कि कम है। डिमांड सप्लाई आपको पता ही होगा, स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। चाहत सबकी है, सब भारत दुनिया में कौन सा ऐसा आदमी है जो करोड़पति नहीं बनना चाहता, जो अंधाधुंध पैसा नहीं कमाना चाहता, पर कोई सब लोग नहीं कमा सकता, ऑब्वियस सी बात है। इकोनॉमिक्स बेसिकली जो है इट इज अ साइंस ऑफ लैक। लैक मतलब कमी का साइंस है, यानी इसमें एक कमियां ढूंढता है। इकोनॉमी ये नहीं बताता कि अमीर कैसे होना है, इकोनॉमी ये बताता है गरीबी क्या है, लेबर काम कैसे करेगी। आप मुझे एक बात बताइए, यानी ये बहुत जगह एग्जांपल दिया जाता है और मैं भी इसलिए ही कोट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत जगह एग्जांपल दिया जाता है, किसी से बैर नहीं है अपना, बस एग्जांपल देने के लिए। अगर हर आदमी अमीर हो जाएगा तो काम कौन करेगा, इकोनॉमी बैठ जाएगी आपकी, है ना। तो वही समस्या है। तो ये जो है, ये जो रिसोर्सेज हैं ये कुछ लिमिटेड रिसोर्स हैं और कुछ बहुत कम हाथों में बहुत सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं। हम देखते हैं कुछ देश बहुत अमीर है, हद से ज्यादा अमीर है, जैसे यूएस हो गया, ठीक है। यूएस हो गया, अब ये यूएस में की जो इकोनॉमी है, अगर हम परचेजिंग पावर के हिसाब से देखें तो की एक आदमी करीब करीब $14,000 कमाता है हर साल का, यानी जो मीन उसकी सैलरी है वहाँ पे एक आदमी $14,000 कमाता है। भारत में अगर सेम चीज़ लेकर आया तो भारत अमेरिका से, एक अमेरिका के एक आदमी से, नॉर्मल आदमी से, एवरेज आदमी से 12 गुना गरीब है। भारत में $1,200 है, वहाँ $14,000 है। जमीन और आसमान का डिफरेंस है, आप समझ रहे हैं। परचेजिंग पावर या क्रय शक्ति बोलते हैं हम जिसे, खर्च करने की क्षमता किसी देश की या किसी इंसान की, भारत में और अमेरिका में जमीन आसमान का फर्क है। तो अमेरिका इतना अमीर देश है और भारत इतना गरीब देश है। ये अमीरी अमीरी गरीबी का जो कॉन्सेप्ट है यही हमें इकोनॉमिक्स दिखाता है पूरी तरीके से। आप मान लीजिए कि अगर भारत भी उतना ही अमीर होता जितना कि अमेरिका अमीर है आज के टाइम में, सेम मान लीजिए परचेजिंग पावर होती, तो क्या अमेरिकन कंपनीज को यहाँ पे आउटसोर्सिंग करवानी पड़ती, जो यहाँ पे चीप लेबर इनको अवेलेबल है अमेरिकन कंपनीज को, क्या वो होता, क्या या उनके बीपीओज यहाँ होते हैं, या टीसीएस या इन्फोसिस ऐसी कंपनी उनके प्रोजेक्ट्स लेती, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। पर ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे काम करवाना महंगा पड़ता है अमेरिकन कंपनीज को, बकाया इसके बजाय कि भाई भारत में काम करवा देते हैं यहाँ के लोगों से, वो सस्ता पड़ेगा अपने को। ये डिफरेंस है यहाँ पे। बहुत कम लोग अमीर, भारत का लगभग लगभग 98% तबका जो है वो साल का, यानी आपका साल का 8 लाख रुपए भी नहीं कमा पा रहे। 8 लाख पे छोड़िए, 5 लाख रुपए भी नहीं कमा पा रहे, 98% तबका भारत का। इतनी गरीबी है इस देश में, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या क्या बात करती है, हमने वही सब चीज़ें देखी कि प्रोडक्शन देखती है, कैसे सामान और सर्विसेज बनाए जाते हैं, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप का यूज़ करके, ठीक है। ये होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये आप देखेंगे आगे क्या क्या रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है कि कैसे वेल्थ और इनकम का एलोकेशन होगा, ये वाली बात भी करता है आपको इकोनॉमिक्स। एक्सचेंज की बात करता है, बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग थ्रू मार्केट्स, स्टॉक मार्केट हो गया, सामान खरीदना बेचना है दुकान पे जाके, वो वाली चीज़ है। कंजम्पशन की बात करता है, यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अमीर लोग नीश चीज़ें खरीदते हैं जो कि एक्सक्लूसिव हो, गरीब लोग कॉमन चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा विराट कोहली काला वाला पानी पीता है, स्प्रिंग वाटर पीता है, स्विट्जरलैंड से आया हुआ इम्पोर्टेड पानी पीता है जिसकी एक बोतल की कीमत 700-800 रुपए है। आप नल का पानी पीते हो, नलकूप लगा हुआ है आपके घर में, डिफरेंस है। वही यहाँ पे कंजम्पशन का सिस्टम बता रहा है। स्कैरसिटी ऑफ चॉइस, स्कैरसिटी एंड चॉइसेस, लिमिटेड रिसोर्स है, डिमांड सप्लाई का खेल है। तो एलोकेशन जो है ये लिमिटेड सोर्सेस का करना है या फिर उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढते जाने हैं, ये इकोनॉमिक्स बताता है।
अब एक थिंकर है आपके अल्फ्रेड मार्शल, उनकी किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। वो क्या बोलते हैं देखते हैं हम, कि इकोनॉमिक्स स्टडीज मैनकाइंड इन एन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, एक्सप्लेनिंग हाउ पीपल अर्न एंड स्पेंड देयर इनकम। बहुत बेसिक डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, कि आदमी पैसा कैसे कमाता है और वो पैसे को खर्च कैसे करता है, ये दर्शाता है इकोनॉमिक्स में। ओके, बहुत अच्छी और सादी डेफिनेशन है ये। एक आपके थिंकर आते हैं लियोनल रॉबिन्स, इनकी किताब है एन एसे ऑन द नेचर ऑफ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये बताता है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ अनलिमिटेड वांट्स एंड स्carce मीन्स विद अल्टरनेटिव यूजेस। अनलिमिटेड वांट्स की बात कर रहे हैं, ये एक इसका कीवर्ड है अनलिमिटेड वांट्स। जो चाहत है वो खत्म नहीं हो रही है लोगों की, और जो रिसोर्सेज है लेकिन वो लिमिटेड है, बहुत ज्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। और उसका अल्टरनेटिव यूज यानी कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है उन चीज़ों का, जैसे पैसे का किस तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, सामान खरीदने में भी, सामान बेचने में भी, उसके इन्वेस्टमेंट हो गए, फिर टैक्सेस हो गए, नॉन एंड ऑल एंड ऑल, अलग अलग तरीके हैं। तो उसकी स्टडी जो है वो इकोनॉमिक्स है। आई एम वेरी सॉरी। म्यूचुअल रिलेशनशिप देखते हैं हम इकोनॉमी और सोशियोलॉजी का, है क्या, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी का। तो इकोनॉमिक बिहेवियर भी जो है वो सोशल बिहेवियर ही है बेसिकली। आदमी पैसे कैसे खर्चता है, कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करता है, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके कल्चर से आती है। प्रोटेस्टेंट एथिक का नाम लिया था मैंने, तो प्रोटेस्टेंट एथिक में जो कैल्विनिज्म का जो आपका प्रोटेस्टेंट एथिक है बेसिकली, उसने मजबूर किया, जो लोग कैल्विनिस्ट थे उन लोगों को मजबूर किया कि आप पैसा जो है वो अपने ऊपर खर्च मत करो, आप ऐश मत करिए, आप महंगे क्लब्स में मत जाइए, आप महंगे कपड़े मत खरीदिए, आप सादी जिंदगी जीजिए, फ्रूगलिटी वाली जिंदगी जिए, और जो पैसा रहेगा आपका उसको आप वापस से इन्वेस्ट करिए अपने काम में, फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये मान के चलिए कि भाई प्री डेस्टिनेशन का फंडा है, वो ये मानते थे कि प्री डेस्टिनेशन होता है, प्री डेस्टिनेशन मतलब पहले से ही लिख दिया गया है कि किसके साथ जिंदगी में क्या होने वाला है, उसको किस आयाम पे पहुंचना है। तो हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि नहीं मैं मेरी चाहत से एक महंगी गाड़ी खरीदूंगा, कि मेरे को मर्सिडीज खरीदनी है, मैं अपने यानी नॉर्मली मैं ऑल्टो अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं ऑल्टो ही चलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जो पैसा कमा रहा हूँ, जो दुनिया मुझे दे रही है, बिकॉज ऑफ माई प्री डेस्टिनेशन, बिकॉज ऑफ व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम मी, उसकी वजह से मुझे पैसा मिल रहा है, तो मैं पैसा मैं अपने ऊपर खर्च नहीं करूंगा, अपनी शान शौकत पे खर्च नहीं करूंगा, मैं भगवान के लिए खर्च करूंगा, इन द ग्लोरी ऑफ हिज नेम। मैं ये पैसा इन्वेस्ट करूंगा अपने ही बिजनेस में। और क्योंकि अब मेरे को खुद के ऊपर तो खर्च करना नहीं हो, मेरे पास रैम्पेंट पैसा आ ही रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे को वो पैसा खर्च करना है कहीं पे, तो मैं उसको खर्च ऐसे ही नहीं लुटाऊंगा, मैं उसको अपने बिजनेस में लगाऊंगा या मैं उसको इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो इससे कैपिटलिज्म की जो स्पिरिट है वो डेवलप हुई, और वो यहाँ पे ये समझ में आता है कि भाई सोशल एक फिनोमेना जो जैसे कि आपका रिलीजन, उसने कैसे इंड्यूस किया इकोनॉमी को। जैसे ज्यूज ही क्यों, क्या कारण से ज्यूज ही इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर, जैसे रॉथस्चाइल्ड वगैरह हो गए वगैरह, ये लोग ही इतना बड़ा बड़ा बिजनेस क्यों बना पाए। अमेरिका की जो छोटी सी ज्यूज की आबादी है वो पूरा का पूरा अमेरिका इकोनॉमिकली कंट्रोल करता है। बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, बड़े बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, मोस्टली दे आर ज्यूज ओनली। अनदर थिंग बीइंग, इंडिया में अगर आप एग्जांपल देखें तो आपको पता होगा, जैसे मारवाड़ी कम्युनिटी हो गई, बनिया कम्युनिटी होगी, साउथ में जाएंगे तो चेतियार्स हो गए, ठीक है। व्हाट दे डू इज दे डू भाई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग, बैंकिंग, दे आर बिग मर्चेंट्स। क्यों, कैसे, क्या कारण है इनका। भारत के पारसी हो गए, क्या कारण है इसका, इसके पीछे इकोनॉमिक आइडिया जो है, इसके पीछे सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड और बैकिंग है, कल्चर है इसके पीछे एक। अदरवाइज मारवाड़ीज, बनियास, जैन्स, इन लोगों का नाम इतना कैसे आता, चेतियार्स नहीं आता। पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ही क्यों एक्सेल कर रही है ये सब चीज़ों में, और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ही क्यों पिछड़ी हुई है ये सब चीज़ों में। इसका रिलीजन, वहाँ का जो उनका सिस्टम है, फैमिली टाइज, किनशिप वगैरह, इससे बहुत सारे रिलेशन है। वही बात है यहाँ पे। इकोनॉमिक डिसीजंस जो होते हैं, दे आर शेप्ड बाय फैमिली, कास्ट, क्लास, रिलीजन, कल्चर, सोशल नॉर्म्स, मेकिंग इकोनॉमिक बिहेवियर फंडामेंटली सोशल। एग्जाम्पल, डाउरी जैसे एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम दहेज का। तो डाउरी जो है ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन भी है, सोशल इंस्टीट्यूशन तो है ही, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन भी है। क्यों भाई, पैसे का लेन देन हो रहा है, गाड़ियां दी जा रही है वगैरह वगैरह, ये सब हो रहा है। इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती है डाउरी के बारे में, कि भाई भले ही
यहाँ पे इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है समाज के ऊपर इसका, कि स्टेटस बढ़ रहा है, जो डाउरी दे रहा है, ले रहा है, जिनको मिल रहा है, उनका स्टेटस वगैरह की बात भी होती है यहाँ पे। ये सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट हो गया। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये हो गया कि भाई एक गरीब अगर कोई घर होगा तो उसको थोड़ा पैसा मिल जाएगा, एक घर से पैसा चला जाएगा, हो सकता है उन्होंने लोन लिया हो, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है इनके ऊपर। फैमिली बिजनेसेस, जो मारवाड़ी, जैंस, बनियास, इनके एग्जांपल दिए मैंने वो। कंज्यूमर चॉइसेस इन्फ्लुएंस बाय सोशल स्टेटस। आईफोन, आईफोन लोग ईएमआई पे खरीद रहे हैं। क्रेडिट कार्ड्स रखे हैं लोगों ने। क्रेडिट कार्ड का मैं एग्जांपल दे चुका हूँ। क्रेडिट कार्ड अब ना अमीरों के काम का है ना गरीबों के काम का है। क्रेडिट कार्ड उन मिडिल क्लास के काम का है जिनकी लिमिट, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 1 लाख रुपए है, और जो सामने वाला है जिसके पास वो क्रेडिट कार्ड है उसकी सैलरी 50,000 रुपए है, उसके लिए अलग से एक प्रोडक्ट डिजाइन किया बैंक्स ने, जो कि है क्रेडिट कार्ड। इच्छाएं तुम्हारी बहुत बड़ी बड़ी है, पर तुम फुलफिल नहीं कर सकते अपनी सैलरी पे उसको, तो तुम एक काम करो, क्रेडिट कार्ड ले लो, आज अपनी इच्छा पूरी कर लो, अगली बार बिल चुका देना। ये फंडा है क्रेडिट कार्ड का, सिंपल सिंपल। तो ऐसे कंज्यूमर चॉइसेस भी इन्फ्लुएंस करते हैं। लोगों का जो सोशल स्टेटस है उसने जस्टिफाई किया कि भाई आईफोन चाहिए। अब कैसे चाहिए, ईएमआई पे ले लेते हैं, वो एक अलग से उन्होंने प्रोडक्ट निकाल दिया बैंकिंग इंडस्ट्री ने, है ना। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक आपके वेबलिन, अगर आपको पता होगा, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन का आइडिया लेकर आए थे। इसमें क्या होता है, वेबलिन गुड्स, अगर आप इकोनॉमिक्स अगर आपने कर लिया है यूपीएससी के लिए, तो उसमें वेबलिन गुड्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो वेबलिन जो है ये आपके थॉर्स्टन वेबलिन, ये आइडिया, इनकी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ लेजर क्लास। ये बोलते हैं, इनका आइडिया है कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन का। क्या कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल्स जो है वो बढ़ चढ़ के ऐसा सामान खरीदते हैं जिससे उनका वो सामान से उनका सोशल स्टेटस भी रिलेट करता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई अगर मिडिल क्लास आदमी है, ओके, तो उसने कार खरीद ली, उसके पड़ोसी ने इस मिडिल क्लास आदमी को देख के, भले ही पड़ोसी अमीर हो गरीब हो फर्क नहीं पड़ता, उसने उसको देख के उससे अच्छी कार खरीद ली। उसको चलाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था वो अच्छी कार, पर क्योंकि मेरे सामने वाले आदमी ने कार खरीदी है तो मुझे भी खरीदनी है, उसने घर लिया तो मुझे भी लेना है। दिस इज व्हाट कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन इज। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इकोनॉमी की बात करेंगे कभी भी तो आप वेबलिन को रख सकते हैं वहाँ पे। तो ये बोलते हैं इंडिविजुअल कंज्यूम्स गुड टू डिस्प्ले सोशल प्रेस्टीज रेदर देन सेटिस्फाई इकोनॉमिक नीड्स। जैसे मैंने कहा, कार चलाने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसको चाहिए इसलिए लैम्बोर्गिनी, क्योंकि भाई लेनी है, सामने वाले ने फरारी लिए तो मेरे को लैम्बोर्गिनी लेनी है, सिंपल। दैट इज व्हाट इट इज। अगला पॉइंट है आपका इकोनॉमी शेप्स सोसाइटी। देखते हैं हम, अमीर, अभी मैंने एग्जांपल दिया था अमेरिका का, अमीर देश गरीब देश, इकोनॉमी कैसे स्विच करती है, अलग अलग हो गई ना, दोनों तरह की इकोनॉमी अलग हो गई, उसकी वजह से सोसाइटी भी अलग अलग हो गई। ये भी देखा आपने। अमीर क्लास जो है, जिसके जेब में पैसा है, उसका रहना सहना, रख रखाव चीज़ों का और काम करने का तरीका बहुत अलग है जिनके पास पैसा नहीं है ना। तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इकोनॉमिक सिस्टम्स ट्रांसफॉर्म सोशल इंस्टीट्यूशंस, क्लास स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स ऑफ इनइक्वालिटी। ऑब्वियसली अगर आप बोलेंगे कि सर और आपके अंबानी जी इंसान है, तो नहीं, बहुत सारे लोग बोलेंगे वो अमीर इंसान है, सर गरीब इंसान है ना। डिफरेंस है हमें, उनके काम करने का तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है, उनका पैसे के प्रति एटीट्यूड अलग होगा, मेरा अलग होगा, उनकी जिंदगी हैंड टू माउथ नहीं चल रही, हमारी चल रही है। एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि हाँ ऐसा ऐसा चलता है कि भाई मेरे लिए अगर आप मेरे को 5 लाख रुपए दे देंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पे, कि भैया मेरे पास एकदम से 5 लाख रुपए आ गए। अगर मैं अंबानी जी की बात करूंगा तो 5 लाख रुपए कुछ भी नहीं है उनके लिए, चिल्लर भी नहीं है, ओके, बहुत कम है उनके लिए 5 लाख। तो डिफरेंस है हमारी सोच के तरीके में भी। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा 5 लाख रुपए में, वो नहीं होंगे। उनका बिजनेस, मान लीजिए अगर उनके बिजनेस से 5 लाख रुपए कमाए तो वो बहुत दुखी होंगे कि भाई इतना कम कैसे कमा सकता है मेरा बिजनेस। तो वहां से ये चेंज हो जाता है, इकोनॉमी जो है उस सोसाइटी का उस चीज को शिफ्ट कर देती है। एग्जाम्पल एक और हम देखते हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमने एग्जाम्पल देखा, किस तरीके से इकोनॉमिकल चेंज ने, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया, उसने किस तरीके से समाज को बदला। आपकी फैमिली रिलेशंस चेंज हो गए, माइग्रेशंस हुआ, सॉलिडारिटी का हमने कॉन्सेप्ट देखा था, एलियनेशन का कॉन्सेप्ट देखा था, उसने समाज को किस तरह बदला। क्राइम बढ़ गया समाज में, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी ये भी बढ़ने लगी साथ साथ। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भारत में हुआ, जो भारत में जहाँ पे लोगों ने कभी देखा नहीं था, जहाँ पे लोगों की सैलरी हुआ करती थी, अधिकारियों की सैलरी 1991 से पहले आईएएस अधिकारी की अगर आप सैलरी देखेंगे, 150 रुपए महीना, 150 रुपए महीना सैलरी।
ये सैलरी थी। कंपनीज तो थी ही नहीं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज आज आप देखते हैं कि टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी 1991 के पहले बनना शुरू हो रही थी। उस समय छोटी छोटी कंपनियां थी। 1991 के बाद इनको मौका मिला कि अमेरिका से इनको ऑर्डर्स मिलने लगे, तब ये कंपनियां बड़ी होना शुरू हुई। दूसरा पॉइंट, अमेरिकन कंपनी जिनकी हम बात करते हैं जैसे डेलॉइट, ईवाई, बीसीजी, एक भी कंपनी नहीं थी भारत में। इनके प्रोजेक्ट्स होंगे लेकिन ये कंपनी स्टैब्लिश नहीं थी, जॉब नहीं दे सकती थी, काम नहीं कर सकती थी भारत। कोका कोला बड़ी मुश्किल से आया था, 1991 से पहले वापस चला गया था। 1989 में कोका कोला वापस चला गया था, 1994 में कोका कोला वापस आया भारत में। तो कोका कोला वो 8 साल के लिए भारत से बाहर जा चुका था, 6 साल के लिए, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, रेड टेपिज्म था, बहुत सारी चीजें थी, तो उसने भी बहुत सारी चीजें शिफ्ट करी। लिबरलाइजेशन की वजह से भी समाज में बहुत बदलाव आया। गिग इकोनॉमी जो अभी हम देखते हैं, ओला, उबर, ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमेटो, इट इज ऑल गिग इकोनॉमी, अर्बन कंपनी। लोगों को इन्होंने आज़ादी दी गिग इकोनॉमी में कि आप कैसे भी काम करिए, घर से काम कर सकते हैं, डिलीवरी कर सकते हैं, आपका टाइम आपका है, आपको कट मिल जाएगा बस आपके काम की वजह से, आपको फुल टाइम काम नहीं करना है। कॉन्ट्रेक्चुअल इकोनॉमी, ये सब भी सोसाइटी और समाज को शिफ्ट करते हैं। ओके, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं इस बारे में? वो बोलते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है, कार्ल मार्क्स हम देखेंगे कॉन्सेप्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर वाला जो है, वो वाला सिस्टम देखेंगे हम। तो उसमें बोलते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये बेस है आपका, ये इंफ्रा है आपका, और ये शेप क्या करता है सोशल इंस्टीट्यूशन को। एक इमारत है मान लीजिए, तो उसका एक बेस होता है और एक स्ट्रक्चर होता है, तो इसको ये सुपर स्ट्रक्चर में आता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका सोशल इंस्टीट्यूशन, और ये बेस है कौन सा, ये इकोनॉमी है आपका बेस, उसके ऊपर सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो टिके होते हैं, पॉलिटिक्स टिकी हुई होती है, आइडियोलॉजी टिकी हुई होती है। ये शेप करता है उनको कि किसी भी समाज की आइडियोलॉजी कैसी होगी, किसी भी समाज की पॉलिटिक्स कैसी होगी, इकोनॉमी का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। विल्फ्रेडो परेटो की बात हमने बहुत पहले करी थी, इसके पहले अभी एक बार फिर देख लेते हैं, किताब है इनकी, मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसमें क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है इट प्रोड्यूसेस वाइडर सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, एमिल दरखाइम ये कहते हैं अपनी किताब डिवीजन ऑफ लेबर में कि डिवीजन ऑफ लेबर इज अ सोशल फैक्ट प्रमोटिंग ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, नॉट मेरली एन इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। मुझे डिपेंड होना पड़ता है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे डिपेंड होना पड़ेगा अपनी तबीयत का ध्यान रखने के लिए एक डॉक्टर पे, जिसको मैं शायद जानता भी नहीं, ऑल्दो मेरे तो पड़ोस में ही रहता है, मेरा दोस्त ही है। पर अगर मान लीजिए मैं कोई अननोन नई सिटी में गया, तो मुझे तो डिपेंड होना पड़ेगा तब तो, या फिर मुझे एक दूध वाले के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा कि भैया रोज दूध ले आना, तभी चाय बनेगी घर में। तो मुझे अपना ऑर्डर घर पे मंगाने के लिए एक ब्लिंकिट ड्राइवर पे डिपेंड करना पड़ेगा। ये ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है। ये सारी चीज़ें मैंने चूज़ नहीं करी है, ये मुझे मिली है समाज की तरफ से। समाज चाहता है कि इस तरीके से ऑपरेट किया जाए, डिवीजन ऑफ लेबर ही इस तरीके से है कि मुझे बँटना पड़ेगा, क्योंकि मैं मान लीजिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं कोई आईटी में काम करता हूँ, मेरे को कोडिंग आती है, ओके। एक आदमी आता है, मेरा नल खराब हो गया, एक आदमी आता है, आके मेरा नल ठीक करता है, मैं वो नल ठीक नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता प्लम्बिंग के बारे में, कुछ भी नहीं पता मुझे प्लम्बिंग के बारे में। तो एक आदमी आके मेरा नल ठीक करके जाएगा। अब मुझे उस आदमी पे डिपेंड होना पड़ा। अब वो आदमी को कैसे मालूम पड़ा कि मुझे उसकी ज़रूरत है? मैंने फ़ोन किया। तो मैं फ़ोन भी नहीं बना सकता, ना ही मैं वो नेटवर्क बना सकता हूँ जिससे वो फ़ोन उस आदमी तक पहुँचा, ना ही वो आदमी वो चीज़ बना सकता है। वो भी किसी और आदमी पे या एक कंपनी पे डिपेंड कर रहा है। दिस इज़ व्हाट ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी इज़। हमें डिपेंड होना पड़ता है, हम डिपेंड हैं नहीं, हमें होना पड़ रहा है, मजबूरी है हमारी। हम चाहते नहीं है वो रिश्ता बनाना, लेकिन बन रहा है वो रिश्ता। तो यही बात यहाँ पे अमिल दरखाइम कर रहे हैं, ठीक है? तीसरा पॉइंट है आपका, सोसाइटी शेप्स द इकोनॉमी। अभी हमने देखा कि इकोनॉमी कैसे शेप करती है सोसाइटी को, अब हम ये देखते हैं कि सोसाइटी भी इन रिटर्न इकोनॉमी को शेप करती है, कैसे? अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का। तो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है आपका रिलीजन, उसके आइडियाज ने, उसकी आइडियोलॉजी ने किस तरीके से कैपिटलिज्म को प्रमोट किया। मैक्स वेबर का ये आइडिया था कि रिलीजियस वैल्यूज contributed to the rise of modern capitalism. Jews, मारवाड़ीज इंडिया में, चेतियार्स, बैंकिंग, ठीक है, साउथ में, ये सब हो गए। उसके बाद एक सिल्वर मैन है आपके, थिंकर है, ठीक है, थिंकर है, याद रखिएगा। ये कहते हैं इकोनॉमिक्स इज एन ऑफशूट ऑफ सोशियोलॉजी एज इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आर रूटेड इन सोशल रिलेशनशिप। बैंकिंग, कस्टमर रिलेशंस का फोन आता है, हैप्पी बर्थडे सर, एक आपके लिए ऑफर है स्पेशल बर्थडे का,
यही है वो। सिल्वरमैन वही बात करें कि ट्रस्ट के ऊपर बेस होता है ये, ट्रुथफुलनेस के, एथिक्स के ऊपर, कुछ बिजनेस एथिक्स होते हैं उसके ऊपर बेस होता है, एंटी कॉम्पिटिटिवनेस होती है उसके ऊपर बेस होता है, एंटी पोचिंग्स होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपने रिलायंस से, आज आप रिलायंस कंपनी में आपने इस्तीफा दे दिया कि मैं तो जा रहा हूँ, तो अडानी जी आपको नहीं रखेंगे। उनका एक टर्म है, एंटी पोचिंग क्लॉज है उनका, कि 5 साल के लिए अगर आपने मान लीजिए रिलायंस वाले ने जॉब छोड़ दी, तो 5 साल तक अडानी उसको अपनी जॉब नहीं दे सकता। सिमिलरली अगर आप अडानी से निकलते हैं तो रिलायंस वाला आपको जॉब नहीं देगा 5 साल के लिए। तो 5 साल का ग्रेस पीरियड आपको कहीं और निकलना पड़ेगा, उसके बाद शायद आप इधर उधर जा सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं इसके ऊपर। एक आपके थिंकर थॉमस, ठीक है। अब इनका नाम ना ऐसे ही मुझे मिला था। अब ये कौन है आप सर्च कर सकते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका। कोर्स अच्छे हैं इसलिए मैंने इसको मैंने अपने नोट्स में ऐड किया था, और मैंने मेरे नोट्स में ऐड किया था इसलिए मैंने उन्हें यहाँ भी ऐड किया है, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी एम्फेसाइजिंग इन द इंसेपरेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। दोनों को जोड़ के रखती है, इकोनॉमिक लाइफ और सोशल लाइफ को। कितने लोग आपने देखा होगा कि आप कभी भी किसी से मिलने जा रहे हैं, हाय माय नेम इज दिस, व्हाट्स योर नेम, तो सामने वाला अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करता है, हाय माय नेम इज दिस, आई वर्क हियर एज अ दिस दिस। उसने अपना उसने अपनी औकात बता दी अपने नाम के बाद, ये लगा के कि मैं यहाँ काम करता हूँ और मैं ये आदमी हूँ। सपोज आई एम द CEO ऑफ दिस कंपनी, और आई एम द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी, और आई वर्क एज एन इंजीनियर इन दिस डिपार्टमेंट, समथिंग समथिंग लाइक दैट। इट इज ऑल रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड इट डिटरमाइंस योर सोशल स्टेटस। तो सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे आपका जो सोशोलॉजिकल बिहेवियर था उसने एक इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट किया, एक और इकोनॉमी के चीज़ों ने किस तरह से मिलकर सोशोलॉजी को इम्पैक्ट किया। कॉमन एरियाज ऑफ स्टडी क्या है, ये तो आप बहुत बेसिक है कि भाई गरीबी को बारे में जानते हैं, दोनों के इसमें आता है गरीबी। हम सोशोलॉजी में हम ये देखते हैं गरीबी क्यों है, क्या हम उसे मेजर कर सकते हैं, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, और सोशोलॉजी उसे एज अ नंबर काउंट करता है कि इतने लोग अमीर है, इतने लोग गरीब है। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक इशू है, ये भी दोनों में कॉमन है। लेबर एंड वर्क, ये हमने देख ही लिया कार्ल मार्क्स का एग्जाम्पल, और ये यहाँ पे बताते भी हैं कि लेबर रिलेशन, एलियनेशन, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, ये सोशोलॉजी पढ़ता है और इकोनॉमिक्स पढ़ता है, वेजेस, प्रोडक्टिविटी कैसी है ना। ये मैंने दोनों अलग अलग दिए हैं, जैसे आप इकोनॉमिक का क्या बताता है और सोशोलॉजी क्या बताता है, आप दोनों देख सकते हैं। डेवलपमेंट की बात होती है कि इकोनॉमी बताता है ग्रोथ और जीडीपी, सोशोलॉजी ऑन द अदर हैंड बताता है ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, क्वालिटी ऑफ लाइफ। सोशल मोबिलिटी, इनइक्वालिटी के बारे में भी बात करते हैं। ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बताता है इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी बताता है क्लास, कास्ट, एजुकेशन और सोशल स्टेटस कितना अलग अलग है, कौन किस तबके पे है। ये आपका यही हो गया सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट, कौन ने किसने कितनी मेहनत करी वो ऊपर चढ़ता गया सोशल लेडर पे। वेलफेयर, आपने पढ़ा था जॉन रॉल्स का कॉन्सेप्ट वेलफेयर पॉलिसीज का, वही। इकोनॉमिक्स इवेल्युएट्स पॉलिसी एफिशिएंसी, सोशोलॉजी जो है ये इक्वालिटी, मार्जिनलाइज ग्रुप्स, सोशल इंक्लूजन, इन सब के बारे में बात करती है। अमर्त्य सेन आपको पता ही होगा, हमारे इंडिया से हैं, नोबल लॉरेट है, नोबेल प्राइज मिला है इनको इकोनॉमिक्स में। इनकी किताब है डेवलपमेंट एज फ्रीडम। डेवलपमेंट इज द एक्सपांशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज इंटीग्रेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। डेवलपमेंट हम तभी मानेंगे जब इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है लेकिन सोशल जस्टिस भी पीछे नहीं छूट रहा है, साथ ही चल रहा है उसके। यानी अमीरी गरीबी जो है उसमें इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर वो हो रहा है तो आप भाई डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, आप अमीर हो रहे हैं लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है आपके यहाँ। ये बात हो करते हैं अमर्त्य सेन। उत्सा पटनायक, ये भी हमारे इंडिया से ही है, ठीक है, ग्रेट थिंकर। और ये कहती हैं कि एक्सप्लेन द इकोनॉमिक्स ऑफ डाउरी एंड चाइल्ड लेबर थ्रू कास्ट, पेट्रियार्की एंड पॉवर्टी। ये कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि भाई डाउरी जो होता है, चाइल्ड लेबर होता है, ये कुछ पर्टिकुलर रेलिवेंट कास्ट में होता है, यहाँ पे पेट्रियार्कल सिस्टम्स बहुत प्रेवलेंट होते हैं, और ये लोग मोस्टली गरीबी या उसके नीचे से ही आते हैं। अमीर तबकों में आपने बहुत कम देखा होगा कि भाई अगर जैसे लोन लेके कोई डाउरी या दहेज दे रहा है, ओके, ये सब चीज़ें, सॉरी, ये सब चीज़ें आपने नहीं देखी होंगी। हाँ, अपने अमीरों में। गरीबों में ये बहुत होता है कि भैया लोगों से कर्जा ले लिया, इतना कर्जा ले लिया कि कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, लेकिन दहेज देना ही पड़ेगा, समाज में नहीं तो मेरी थू-थू हो जाएगी, कौन मेरे बारे में क्या बोलेंगे, वगैरह वगैरह होती रहती है बात। वो यहाँ पे इसी चीज़ को डिटरमाइन कर रही है। पियर बोर्डू, पियर बोर्डू की किताब है द सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ द इकोनॉमी। उसमें वो क्या बात करते हैं वो देखते हैं
कि इकोनॉमिक डिसीजंस जो है दे आर सोशली एम्बेडेड, शेप्ड बाय सोशल कॉस्ट, इनइक्वालिटी, एक्सक्लूजन एंड सोशल कैपिटल। एग्जाम्पल यही है इसका, डाउरी, एक एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, बहुत अच्छा है कि ये जो डिसीजंस है कि मुझे पैसा लेना है या मुझे लोन लेके करना है, ये जो है ये सोशली एम्बेडेड है। ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है, आपका स्टेटस क्या है, आपकी हैसियत क्या है वहाँ पे, आपकी प्रेस्टीज क्या है, आप कितने लोगों से जुड़े हुए हैं, आप चाहते हैं कि समाज आपको किस नज़रिए से देखे, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। चाइल्ड लेबर भी उसी में आता है, लोग इतने सारे बच्चे पैदा कर रहे हैं, ओवर पॉपुलेशन हो रही है, क्यों? ताकि आप फैक्ट्री में काम कर सकें। यही चीज़ हमने देखी थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, एकदम से पॉपुलेशन बूम आता है इंग्लैंड में बिकॉज ऑफ दिस रीजन। उस टाइम ऐसे कोई रूल्स नहीं बने थे कि बच्चे काम नहीं कर सकते फैक्ट्रीज में, तो लोग बहुत बच्चे पैदा करने लगे ताकि वो लोग भी काम करें और पैसा कमाएं, है ना? तो यही बात कर रहे हैं पियर बोर्डू यहाँ पे। अब एक कॉन्सेप्ट आता है आपका इकोनॉमिक सोशियोलॉजी का, एक नया सब्जेक्ट इमर्ज होकर आता है दोनों से, सोशियोलॉजी और इकोनॉमी से। तो ये सोशल इकोनॉमिक सोशियोलॉजी पढ़ता क्या है? तो ये पढ़ता है कि कैसे मार्केट जो हो गया, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हो गए जैसे बैंक्स, गवर्नमेंट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन समवट, स्टॉक मार्केट वगैरह वगैरह, एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, कंज्यूमरिज्म हो गया आपका, फिर आइडियाज ऑफ ये लेबर जो है, उसके बाद मर्केंटाइलिज्म, बैंकिंग, ये सब जो है आपके इकोनॉमिक बिहेवियर्स हैं, ये कैसे एम्बेड करते हैं सोशल स्ट्रक्चर्स में, कल्चर्स में और सोशल रिलेशनशिप में। यानी जो चीज़ हमने यहाँ देखी कि पियर बॉडी जो बोल रहे हैं, वही चीज़ यहाँ रेलेवेंट हो जाती है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, ये इम्पैक्ट कैसे करती हैं किसी भी समाज में, उस समाज को पर्टिकुलरली, कि वहाँ पे रिलेशनशिप कैसे हैं, अमीर गरीब कितना, अमीरी गरीबी कितनी देखी जा रही है, गरीबी कितनी है, फिर डेवलपमेंट कितना है एंड ऑल, रेदर देन ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली, दोनों अलग अलग नहीं है ये कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स आस्क हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, सोशियोलॉजी आस्क हाउ सोसाइटी शेप्स इकोनॉमिक बिहेवियर एंड हाउ इकोनॉमिक सिस्टम्स रीशेप सोसाइटी बैक। हम दोनों एग्जांपल देख चुके हैं। अब कुछ थिंकर्स की बात करते हैं, काफ़ी थिंकर्स आएंगे इसमें क्योंकि ये बहुत सही जगह पे अप्लाई होगा। ओके, यही वाले थिंकर्स हम बाद में जब कार्ल मार्क्स में लेके जाएंगे तो सपोर्ट में और क्रिटिक्स में उसी में भी आएंगे, और हर जगह जहाँ जहाँ हम पैसों की या इकोनॉमी की बात करेंगे वहाँ पे ये सारी चीज़ें आएंगी। तो यहीं पे मैंने थोड़ा सॉर्ट आउट कर दिया है उसको, यहीं पे हम उसको पढ़ेंगे। एडम स्मिथ, किताब वेल्थ ऑफ नेशंस, ये पायनियर है एक तरीके से, जो आपकी लेजिस फेयर का सिस्टम है, फ्री मार्केट का, उसको इसको इन्होंने पायनियर किया है। तो डिवीजन ऑफ लेबर एंड फ्री मार्केट्स एज द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये कहते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर सोशल फैक्ट है आपका, ठीक है, होता ही है, हर जगह होना ही पड़ेगा, स्पेशलाइजेशन जरूरी है चीज़ों में, तो डिवीजन ऑफ लेबर होता ही है समाज में, और जो फ्री मार्केट का सिस्टम है वो, इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ये कह रहे हैं एडम स्मिथ। सोशियोलॉजी जो है बाद में इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताया डिवीजन ऑफ लेबर के, है ना, हमने सॉलिडारिटी का फंडा देखा, एलियनेशन एनोमी का फंडा देखा, वो सब इसमें आ जाता है आपको। अल्फ्रेड मार्शल का हम एग्जांपल देख चुके हैं, ऊपर पढ़ा है हमने, वही है यहाँ पे कि इकोनॉमिक स्टडीज मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, एक्सप्लेनिंग हाउ पीपल अर्न एंड स्पेंड देयर इनकम, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एसी पीगू, एसी पीगू क्या है, ये इनकी किताब है इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। ये क्या कहते हैं कि सोशल वेलफेयर रेदर देन मेयर वेल्थ क्रिएशन शुड गाइड इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सामाजिक जो है उसकी व्यवस्था को सुधारने की बात कर रहे हैं कि हमें सिर्फ ग्रोथ का मतलब ये नहीं देखना चाहिए भाई, एक देश का दायित्व ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पैसा पैसा बनता रहे, वो पैसा बटे, लोगों को काम आए, समाज को, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो एसीपी को ये बात कर रहे हैं, तो वेलफेयर पॉलिटिक्स या वेलफेयर सोशोलॉजी की अगर आप बात करेंगे उसमें ये एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, आगे भी हम देखेंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखी है इनकी किताब, एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, पर सोशियोलॉजी में भी रेलिवेंट है। इनकी ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स स्टडीज द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विद इन द सोसाइटी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन। ओके, इकोनॉमिक्स जो है ये देखता है कि भाई समाज में जो आपका वेल्थ है वो बट कैसे रहा है सोसाइटी में, तो समाज रिलेट कर दिया उन्होंने इकोनॉमी के साथ, कैसे, टैक्सेस हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया वेल्थ का, जैसे टैक्सेस हो गए, आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं मनरेगा वगैरह वगैरह, ये सब इसी में काम में आता है। फिर आपकी स्कीम्स होगी, स्टार्टअप स्कीम्स होगी, लाडली लक्ष्मी योजना होगी, लाडली बहन योजना होगी, ये सब भी उसी काम में आते हैं, वेलफेयर स्कीम्स जो है, ठीक है। जेम्स स्टुअर्ट, इनकी किताब है एन इंक्वायरी इनटू द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये क्या कहते हैं, इनकॉर्पोरेटेड फैमिली, पॉपुलेशन,
सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनटू इकोनॉमिक एनालिसिस। ये सब चीजें भी लेकर आए कि इनका भी इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे। दरखाइम का हमने देख लिया एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का। डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो जो है वो प्रमोट करता है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी को। डिवीजन ऑफ लेबर आपका हो जाएगा सोशल फैक्ट है ही, प्लस ये इकोनॉमिक फैक्ट भी है। ठीक है, फिर कार्ल मार्क्स, इनकी किताब दास कैपिटल या कैपिटल इंग्लिश में, ये कहते हैं कि भाई इकोनॉमिक बेस जो है ये बताता है कि क्लास रिलेशन, एक्सप्लॉयटेशन और सोशल चेंज कैसा होगा। हैव्स एंड हैव नॉट्स की हमने बात करी थी। सम पीपल दे हैव द वेल्थ या पैसा, दे आर द बर्जुआजी, एंड देयर आर समवन हु वर्क्स फॉर पैसा, जो कि अपने वेज, अपना टाइम, अपना लेबर, अपनी मेहनत बेच के पैसा कमाते हैं। दे आर लेबर्स एंड दे आर प्रोलेटारिएट। तो इन दोनों के बीच में उन्होंने डिफरेंस बताया था, हैव्स एंड हैव नॉट्स, और इनका ही स्ट्रगल जो है जो कि सोशल चेंज क्रिएट करता है समाज में। मैक्स वेबर का हम भी एग्जांपल देख चुके हैं, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ओके, ये भी हो चुका है। वेबलिन का हमने देख लिया एग्जांपल, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, ये वर्ड याद रखिएगा, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। ओके, पियर बॉर्ड्यू देख लिया हमने, सोशली एम्बेडेड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, सोशली एम्बेडेड, इसलिए मैंने उनको बोल्ड भी कर दिया है और मैं यहाँ मार्क भी कर दे रहा हूँ कि इकोनॉमिक बिहेवियर इज सोशली एम्बेडेड, शेप्ड बाय सोशल, कल्चरल एंड सिंबॉलिक कैपिटल। ठीक है, मॉरिस गिन्सबर्ग का देख लेते हैं थोड़ा, ये यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हमने इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में। द स्टडी ऑफ सोसाइटी इनकी किताब है, ये कहते हैं कि इकोनॉमिक बिहेवियर कैन नॉट बी अंडरस्टूड इंडिपेंडेंटली ऑफ सोशल एंड कल्चरल रिलेशनशिप। इनसे परे जाके हम जो इकोनॉमिक बिहेवियर है उसे नहीं समझ सकते, सोशल और कल्चरल सिस्टम को हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि डाउरी देख लिया हमने, उसके बाद एग्जाम्पल चाइल्ड लेबर का भी है इसमें, फिर हमने लेबर एक्सप्लॉयटेशन देखा, ये होता है, फिर हमने ग्लोबलाइजेशन का इशू देखे, वो होते हैं। तो ये सब चीज़ें किसमें कवर हो जाती है। बारबरा कॉटन, इनकी किताब है भैया द सोशल फाउंडेशन ऑफ वेज पॉलिसी, इनकी स्टडी है। वेज डिफरेंशियल्स आर शेप्ड बाय सोशल फैक्टर्स एज मच एज बाय द मार्केट फोर्सेस। वेज डिफरेंशियल की यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं जेंडर पे, जेंडर वेज गैप। ओके, कि महिलाओं को कम सैलरी मिलती है वही काम करने के लिए जो पुरुषों को मिलती है, वो यहाँ पे इसकी बात कर रही है। और वो यही बता रही है कि भाई ये तो अब सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है जेंडर आपका, है ना, तो इसलिए ये रिलेट हो गया है यहाँ से। अब यहाँ पे हम थोड़े डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या है। ये बेसिकली आपके पढ़ने के लिए रहता है, मैं आपको सिर्फ अगर कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगता है इसमें से तो बता दूंगा, ऐसा कुछ खास नहीं, बहुत ही ईजी है, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप ये खुद करिएगा, काफ़ी आसान है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इकोनॉमिक स्टडीज markets within the society, while sociology studies the society within which market operates। अब यहाँ से जो हम बात कर रहे थे ऊपर इकोनॉमिक सोशियोलॉजी की, उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक सोशियोलॉजी क्या होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सोशियोलॉजी जो है ये क्या स्टडी करता है, पूरे समाज को देखता है। अगर हम अब बात करेंगे इकोनॉमिक सोशियोलॉजी की, तो ऑब्वियस सी बात है हम ये बात करेंगे कि इकोनॉमिक फोर्सेस जो है वो इन सब सामाजिक इश्यूज पे, सामाजिक फिनोमेना पे इम्पैक्ट कैसे डालती है कल्चरली, या फिर आपका जो हो गया जैसे सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज हो गए उसके ऊपर इम्पैक्ट डालना, या फिर आपके रिलेशनशिप्स हो गए जैसे परिवार हो गया या स्कूल हो गया या ऑफिस का सिस्टम हो गया, इसके ऊपर इम्पैक्ट कैसे आता है, वो सारी बातें करता है इकोनॉमिक सोशियोलॉजी। स्टडीज हाउ मार्केट, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमिक बिहेवियर आर शेप्ड बाय सोशल रिलेशनशिप्स, कल्चर्स एंड सोशल नॉर्म्स। अगर जैसे मैक्स वेबर का एग्जांपल, कैपिटलिज्म डेवलप हुआ रिलीजन से आया, ठीक है, बहुत सारे हम देखते हैं यहाँ पे जो भाईचारा है भारत में, जो फैमिली सिस्टम और किनशिप सिस्टम है, जैसे मारवाड़ियों का देख लिया हमने, बनियास का देख लिया, तो वो इम्पैक्ट करता है उनकी इकोनॉमिक प्रोफाइल को, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस को। हमको पता है बिजनेस करते बनता है उनको, क्यों, क्योंकि उनकी पहचान है इतनी, उनके यहाँ बहुत सालों साल से एक ही बिजनेस कर रहे हैं लोग, तो उनको उस चीज़ पे बहुत पकड़ है, वो उनके कल्चर का हिस्सा है। ओके, वही सी चीज़ें हैं यहाँ पे। इट रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक एक्शन was purely rational, arguing that they are embedded in the society। ये हमने देखा एम्बेडिंग का सिस्टम, यहीं पे हमने देखा था, ठीक है, पियर बॉर्डू का। तो यहाँ पे यही बात हो रही है। सब्जेक्ट मैटर क्या क्या रहते हैं इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, क्या पढ़ेगा ये पढ़ेगा मार्केट एंड सोशल नेटवर्क, जैसे ट्रस्ट, किनशिप, सोशल रिलेशनशिप। एग्जांपल है ये आपके पास मारवाड़ीज का, वर्क एंड लेबर, लेबर रिलेशनशिप, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, वर्क प्लेस कल्चर, ये होता है।
कंजम्पशन की बात, इन्फ्लुएंस ऑफ लाइफस्टाइल, वेबलेन का देखा था हमने, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन का, स्टेटस, कल्चरल कंजम्पशन पैटर्न्स, डाउरी, डाउरी इज अ सिंबल ऑफ स्टेटस वगैरह, वो सब आ जाएगा। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रिलेशनशिप बिटवीन क्लास, कास्ट, जेंडर, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, अमीर गरीब का डिफरेंस, जेंडर का डिफरेंस, जेंडर पे गैप, ये सब देखा। ग्लास सीलिंग देखा वुमेन के लिए। वुमेन की ग्लास सीलिंग का मतलब होता है कि भले ही वो लोग लायक हो, इस लायक हो कि भाई वो एक, मान लीजिए कंपनी हेड कर सकती, लेकिन उनको एक जगह पे रोक दिया जाएगा, उनको उससे ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा, तो वो ग्लास सीलिंग हो गई। ये दिख तो रहा है कि हम ऊपर जा सकते हैं, लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं। क्यों? सामाजिक समस्याओं की वजह से ये समाज नहीं चाहता कि हम ऊपर जाए, तो उसे हम ग्लास सीलिंग कहते हैं। वुमेन स्टडीज और फैमिली स्टडीज में बहुत काम आता है ये वर्ड, ग्लास सीलिंग। ओके। डेवलपमेंट एंड वेलफेयर भी देखा हमने, सोशल डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल सिक्योरिटी, पब्लिक वेलफेयर, ये सब स्टडी करता है इकोनॉमिक सोशियोलॉजी। अब एक कॉन्सेप्ट आता है आपका, द न्यू इकोनॉमिक सोशियोलॉजी। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी तो हो गई, एक न्यू इकोनॉमिक सोशियोलॉजी आता है, एनईएस का फंडा आता है। अब ये क्या बात करता है, इसको हमें थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा। डेफिनेशन टू डेफिनेशन देखते हैं तो हमें क्लियरली समझ में आएगा। ओके। तो न्यू इकोनॉमिक सोशियोलॉजी emphasizes that markets are embedded in the social networks, institutions, cultures, moving beyond purely economic explanation of human behavior। समझा? जो आपका मार्केट है वो सिर्फ इस चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि भाई पैसे का लेन देन हो रहा है, सामान का लेन देन हो रहा है, सर्विसेज का लेन देन हो रहा है, इस पे डिपेंड नहीं करता। वो सोशल नेटवर्क, इंस्टीट्यूशन और कल्चर पे भी डिपेंड करता है। अब मैं आपको जैसे एग्जांपल दूं, अगर जैसे आप एक बैंक के पास जाते हैं, बैंक आपको पैसा देगा क्रेडिट पे, ठीक है। बैंक ने आपको क्रेडिट दिया, तो बैंक उसके बदले आपसे क्या लेगा? इंटरेस्ट। ये जो चीज़ है, जो जैसे हम सूद लेना कहते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट लेना कहते हैं, ये इस्लाम में अलाउड नहीं है। इस्लाम में ये नहीं होता। इस्लाम में हराम है अगर आपने किसी से इंटरेस्ट चार्ज किया तो, ठीक है। तो जो मिडिल ईस्ट में जो बहुत सारे बैंक्स हैं, कुछ कुछ रेलेवेंट बैंक बने हैं, इंडिया में भी कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसे, जो कि अपने जैसे इस्लामिक ग्रुप में अगर वो लोग लोन देते हैं तो वो लोग सब प्रिंसिपल की डिमांड करते हैं, वो ये नहीं बोलते कि आप हमें इंटरेस्ट दीजिए। पर क्या इससे इकोनॉमी चलेगी? इससे इकोनॉमी नहीं चलती है। इकोनॉमी के बिल्कुल खिलाफ है ये वाला कॉन्सेप्ट। भाई इंटरेस्ट ही चार्ज नहीं कर रहे हो तो भाई मैं रोटेट क्या करूंगा? मैंने मेरे जेब से पैसा दे दिया, मुझको क्या फायदा हुआ तुमको पैसा देने से? तो ये चीज़ क्योंकि इस्लाम में अलाउड नहीं है, तो भाई एक कल्चरल इम्पैक्ट पड़ गया आपके इकोनॉमी के ऊपर। तो यही बात यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि किस तरह जो आपका मार्केट है वो सोशली एम्बेडेड है, वो यानी एक जैसे धसा हुआ है एक तरीके से सोसाइटी में। उससे अलग उठ के ये अलग रैशनल यानी एकदम अलग चीज़ नहीं कर सकता है, उससे बाहर नहीं निकल सकता पूरी तरीके से कोई भी इकोनॉमी से, ठीक है। इसके कुछ थिंकर्स हैं, इनके बारे में ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा हमें, लगता नहीं है मुझे। मैंने मेंशन तो किए होंगे लेकिन थोड़े बहुत किए हैं, सारे नहीं किए। जैसे रॉजर फर्डिलैंड है, ठीक है, रॉबर्ट रॉबर्ट फ्राइडलैंड, नील फ्लेक्सटिन, मार्क ग्राइंडवाटर, इनका करेंगे हम, पढ़ेंगे इनको। रिचर्ड सेडबर्ग, निक्टर विक्टर नी, ये कुछ ऐसे नाम हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो नाम इनका गूगल करिएगा, इनकी थ्योरी मिल जाएगी आपको। रेलेवेंट नहीं है ज़्यादा तो इसलिए सिर्फ नाम मेंशन करा है मैंने। नहीं लिखना है, नहीं याद करना है, कोई दिक्कत नहीं है। Are commonly associated with the tradition. They expanded economic sociology through network analysis, neo-institutionalism and cultural analysis. ये इनकी एक थ्योरी है भाई आपकी। क्या कहते हैं ये? इनके कॉमन आइडिया है मतलब। रिचर्ड स्वेडबर्ग, बर्नहार्ड कॉन्वर्ट एंड जोन हेल्बॉन, ये इनका एक आइडिया है। क्या है? इंटीग्रेटेड नेटवर्क एनालिसिस, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड कल्चरल एनालिसिस इनटू न्यू इकोनॉमिक सोशियोलॉजी। ये सारी चीज़ें इन्होंने ऐड करी इकोनॉमिक सोशियोलॉजी में। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ भाई, ये मान लो, ठीक है। अब मुझे करना है एक बिजनेस। अब मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं बिजनेस करना है, मैं पैसा कहाँ से लाऊं बिजनेस करने के लिए? अब मुझे याद आया, अरे मेरे तो एक चाचा जी है और मेरे चाचा जी करोड़पति है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चाचा जी से बात करता हूँ, उनको बोलता हूँ थोड़ा सा पैसा दे दो मेरे को, 4-5 लाख रुपए दे दो, मुझे बिजनेस में लगाना है। अब अगर वो आदमी करोड़पति तो उसके लिए 4-5 लाख कुछ नहीं है, दे देंगे। क्यों? रिश्ते के नाते दे देंगे। ठीक है बेटा ले ले। नेटवर्क एनालिसिस ये होता है नेटवर्क।
ठीक है, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, नए-नए जो तरीके निकलते आ रहे हैं, नए-नए प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं। क्रेडिट कार्ड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये सब हो गए न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म आपका। कल्चरल एनालिसिस, कौन इन्वेस्ट करता है, कौन नहीं करता, जैसे अभी इस्लाम का एग्जांपल दिया था हमने यहाँ पे ऊपर ही, ठीक है? वही एग्जांपल यहाँ पे लगता है कल्चरल एनालिसिस में। ये सी चीज़ें ये लोग जोड़ते हैं यहाँ पे। अब कुछ मेजर थिंकर्स के आइडियाज़ देख लेते हैं, बहुत सारे वही होंगे जो रिपीट करें हमने ऊपर दोनों तरफ, वही वाले होंगे ज़्यादातर। एमिल दरखाइम, डिवीजन ऑफ लेबर की बात, वही बात है ये। डिवीजन ऑफ लेबर जो है ये मॉरल रेगुलेशन, सोशल सॉलिडारिटी ये लेकर आता है, ठीक है? पढ़ा हुआ है इसलिए मैं बार-बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। कार्ल मार्क्स पढ़ा हुआ है, ठीक है? क्लास रिलेशन, एक्सप्लॉइटेशन, सरप्लस वैल्यू, ओके? इश्यू अगर होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं एक्सप्लेनेशन वहाँ दे दूँगा आपको, ठीक है? मैक्स वेबर, ये भी पढ़ लिया हमने। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इकोनॉमिक एक्शंस आर शेप्ड बाय सोशल एक्शंस, वैल्यूज एंड अथॉरिटी, नॉट मेयरली प्रॉफिट मोटिव्स। ये हमारा वही है स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म वाला फंडा। लेकिन ये यहाँ पे लिखा है इन्होंने, दूसरी किताब है इनकी इकोनॉमी एंड सोसाइटी, उसमें है उनका एक ऐसे था बेसिकली है, उस पे लिखा है इन्होंने ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके? जॉर्ज सिमल, द फिलोसफी ऑफ मनी, इनकी किताब है। क्या कहते हैं कि मनी ट्रांसफॉर्म सोशल रिलेशनशिप्स, पैसा आने से रिलेशनशिप बदल जाते हैं ऑब्वियसली, ये तो आपने देखा ही होगा, समाज में इज्जत बढ़ जाती है अगर आपके जेब में पैसा है तो। आपके जो घर वाले जो कुछ कुछ बोलते थे आपको, वो लोग बोलना बंद कर देंगे, तो आपकी इज्जत चेंज हो गई पैसे से। तो मनी ट्रांसफॉर्म सोशल रिलेशनशिप्स, इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलती है, अब अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है वो। पहले अगर उन्होंने घर वाले बोलते थे कि भैया तुम इंटरकास्ट मैरिज नहीं करोगे, अगर मैं 5 लाख रुपए कमाता हूँ तो मेरे को घर वालों से पूछने की जरूरत ही नहीं कि मैं कौन सी मैरिज करूंगा या मैं नहीं करूंगा, मेरी मर्जी, कोई कुछ नहीं बोल सकता मुझे फिर। लोग इसलिए तो इंडिपेंडेंस ढूंढते हैं कि भाई जॉब मिल जाए तो हम अपने हिसाब से जिए। एंड मॉडर्न कल्चर, यही चीज़ें, जब तुम्हारे जेब में पैसा आ जाएगा, मनी आएगा, तो तुम डिमांड करोगे नई नई चीज़ों का, नई डिमांड करोगे, जब वो डिमांड सामने आएगी तो उसकी सप्लाई भी मिलने लगेगी कहीं ना कहीं से, तो वो बात हो गई यहाँ पे, ओके? मार्क ग्रेनोवेटर, मार्क ग्रेनवेटर क्या कहते हैं, इनकी अभी हमने ऊपर ही बोला था कि इकोनॉमिक एक्शंस एंड सोशल स्ट्रक्चर इनकी किताब है, द प्रॉब्लम्स ऑफ एम्बेडेडनेस। इनकी थ्योरी है एम्बेडेडनेस की थ्योरी, ठीक है? एम्बेडेडनेस थ्योरी है, क्या कहती है ये कि इकोनॉमिक एक्शंस आर एम्बेडेड इन सोशल नेटवर्क्स। आपका जो इकोनॉमिक एक्शन है, ट्रांजैक्शंस का हो गया, ट्रस्ट का हो गया, जो भी हो गया, वो आपकी किनशिप टाइज, आपके एस्पेक्ट्स जो सोसाइटल एस्पेक्ट्स एस्पेक्ट्स है, जैसे कि ट्रस्ट, जस्टिस, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम नोट देखते हैं, ठीक है, कोई भी नोट ले लीजिए, 500, 100, 200, 500, उसके ऊपर गवर्नर आपको एक प्रॉमिस करता है। अब वो प्रॉमिस, आपको क्या लेना देना गवर्नर क्या प्रॉमिस कर रहा है, वो किस अथॉरिटी से कर रहा है, ठीक है, वर्ड याद रखिएगा, अथॉरिटी। उसको ये अधिकार मिला है कि वो इस अथॉरिटी के दम पे मुझे एक इकोनॉमिक सिस्टम जो है पैसे का, उसको देने को तैयार है। वो ट्रस्ट है मेरा भारत की इकोनॉमी पे, मान लीजिए, तो ट्रस्ट का फैक्टर आ गया यहाँ पे, रिलेशनशिप जुड़ गया मेरा भारत की इकोनॉमी से, क्योंकि मेरे हाथ में वो पैसा है जिसके ऊपर गवर्नर ने साइन किया है। वही वाली बात है यहाँ पे कि ये जो सारे सोशल एक्शंस होते हैं, ये एम्बेड होते हैं आपके सोशल नेटवर्क पे। और सोशल नेटवर्क का मतलब सिंपली ये नहीं है कि मेरे चाचा जी अमीर है, वो वाला जो एग्जांपल दिया था वो नहीं है। नॉर्मल सोशल एक्शन जो समाज में हम करते हैं। क्रेडिट कार्ड पे अगर तुम आपने सामान खरीदा, तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया बैंक के साथ कि आप अगले महीने उसको चुका देंगे। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका एक इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली। तो ये वाली बात भी यहाँ पे ये करता है। कार्ल पोलानी, इनकी किताब है द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कार्ल पोलानी को, यहाँ पे भी देख लेते हैं। मार्केट्स आर एम्बेडेड इन सोसाइटीज एंड कैन नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है अगर मार्केट इकोनॉमी को फंक्शन करना है तो। हर चीज़ सोशली रिलेटेड है, कोई भी चीज़ फ्री नहीं है सोशल एम्बेडेडनेस से। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्बेडेड, जुड़ा हुआ होना, चिपका हुआ होना। इकोनॉमी सोसाइटी से चिपकी हुई है, उससे इंडिपेंडेंट नहीं है, उससे दूर नहीं जा सकती। समाज से परे इकोनॉमी का कोई स्कोप नहीं बनता, ओके? थोड़ा कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस देख लेते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, सिंपल ही है, बहुत बेसिक है, ठीक है? कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में आपका आएगा जैसे डिजिटल इकोनॉमी, आज के टाइम पे यूपीआई, डिजिटल इंडिया, ई कॉमर्स, फिनटेक वगैरह वगैरह, ठीक है? गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, उबर, ओला, जोमेटो, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन,
ये कैसे जॉब्स ले रहा है, दे रहा है, वगैरह वगैरह। नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमी में क्या फ़ायदा होता है, ब्लॉकचेन का क्या फ़ायदा हो रहा है, ये सब चीज़ें। यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम और वेलफेयर, इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होती है? जैसे मान लीजिए टैक्स का पैसा इतना आ रहा है और काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है देश में, तो एक भत्ता मिलता है सरकार की तरफ से कि आप अपना नॉर्मल जीवन यापन कर लीजिए। अगर हम आपको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत पैसा ले लीजिए हमसे और अपना जीवन चलाइए, नौकरी करने की ऐसी ज़रूरत नहीं। तो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। बेसिक इनकम टू फुलफिल योर बेसिक नीड्स। 1500 रुपये, 1000 रुपये सरकार दे देती है आपको कि आप एकदम मरे ना, बिल्कुल खाना वाना तो खा ही लें। तो इस तरीके से यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिलती है। तो बहुत सारी जगह पे इसका पायलट वगैरह चला है, ठीक है। फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स देखते हैं हम, जो आपको सब्सिडीज वगैरह मिलती है बैंक में, ठीक है, वो हो गया, वो डीबीटी में आता है। सिलेंडर की सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी, पानी की सब्सिडी, ये सब मिलता रहता है हमें सरकार की तरफ से। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। बहुत सारी सरकार फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम चलाती है कि जो लोग फॉर्मल इकोनॉमिकल सिस्टम से बाहर है उनको भी मौका मिले। जैसे गरीब किसानों को लोन लेने का अधिकार मिलना चाहिए, गरीब महिलाओं को भी उनकी जैसे जो है जीवन यापन करने के लिए उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह बने हैं। माइक्रो फाइनेंस का सिस्टम बना है कि भाई किसी को छोटी मोटी, अगर मान लीजिए जैसे मैं हूँ, मुझे एक छोटी सी फैक्ट्री लगानी है, लेकिन मेरे पास कुछ बैकिंग के लिए ना ज़मीन है, कोलेटरल रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है बैंक को, तो मुझे माइक्रो फाइनेंस का एक ऑप्शन मिलता है कि भैया हम थोड़ा बहुत पैसा आपको दे देते हैं, सरकार अपनी तरफ से दे देती है या सब्सिडाइज करवा देती है। अगर कोई टैक्स, कोई अगर मुझे लोन मिलने वाला था 5 लाख का, 15% इंटरेस्ट पे, तो सरकार बोलेगी कि चलो इस टैक्स पे तुमको हम इसको रिबेट दे देंगे, करवा देंगे या सब्सिडाइज करवा देंगे इस टैक्स रेट को। तो स्टेट बोलेगी तुम 3% पे दे देना 15% की जगह, ठीक है, बाकी हम भर देंगे। इसको हम बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस। इनफॉर्मल इकोनॉमी, स्ट्रीट वेंडर्स देखे हमने, डोमेस्टिक वर्कर्स, गिग वर्कर्स, ये सब आपके इनफॉर्मल इकोनॉमी में आ जाते हैं। इनकी वजह से भी घर चल रहा है। एक स्टडी आई थी कि अगर भारत में आज के समय पे अगर आप मेड्स जो हैं घर पे जो काम करती हैं, बर्तन करना और खाना बनाना और कपड़े धोना वगैरह वगैरह, जो मेड्स आके या काम करती हैं आपके यहाँ, सर्वेंट्स आके काम करते हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो शादियाँ जो है उनका जो डिवोर्स रेट है वो स्काई रॉकेट हो जाएगा भारत में। इनकी वजह से शादियाँ बची हुई हैं भारत में। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ऐसे एक इकोनॉमिक परव्यू को हमने सोशियोलॉजिकल परव्यू से जोड़ा। ओके। फिर एग्रेरियन इकोनॉमी, आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट समाज के ऊपर, फार्मर्स प्रोटेस्ट होते हैं, क्यों हुए, क्या कारण था, एमएसपी के ऊपर डिबेट्स होते हैं, किस किस पे कितना मिलना चाहिए एंड ऑल, ये सब हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन इकोनॉमी, ये अभी रेलेवेंट जो नए टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं कि हम पूरी दुनिया को बर्बाद नहीं कर सकते पैसा कमाने के लिए, हमें इकोनॉमिक भी देखनी पड़ेगी, सस्टेनेबल ग्रोथ देखनी पड़ेगी, हमें एनवायरनमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, क्लाइमेट जस्टिस की बात हो रही है कि जो छोटे और आइलैंड नेशन जैसे, ठीक है, स्मॉल आइलैंड नेशंस जो होते हैं आपके, ठीक है, तो जो ये स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं ये बोल रहे हैं कि भैया जो बड़े देश हैं जैसे अमेरिका, चाइना हो गया, इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो आपके जो आइसबर्ग्स है वो पिघल रहे हैं, आर्कटिक और एंटार्क्टिका में बर्फ पिघल रही है और इस वजह से हमारे डूबने के चांसेस है। तो हमें जस्टिस चाहिए, हमें एकोमोडेट करें या तो फिर हमको भत्ता दीजिए कि हम अपनी तरफ से कुछ कर सकें, या हमें हमारी मदद कीजिए, आप इकोनॉमिकली पैसा दीजिए हमें। ये सारी बातें होती हैं। कार्बन मार्केट्स की बात होती है, जितने आप पेड़ लगाएंगे, जितने आप कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में छोड़ने से बचेंगे, उतने ज़्यादा आप क्रेडिट कमाएंगे, जिन क्रेडिट को आप इनकैश करा सकते हैं, जिससे आपको रेटिंग मिलेगी उनके बॉन्ड्स के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप देखेंगे अगर आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी बातें भी इसमें आती हैं। ओके। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी एक्सप्लेन्स दैट markets are not isolated institutions, they are embedded in the society, culture and social relationships. Alright, ये हमने ऊपर पढ़ा, थिंकर्स भी यही बात कहते हैं। सो गाइस, विद दिस आई होप आपको समझ में आया होगा कि इकोनॉमी और सोशियोलॉजी कैसे रिलेट करती है। हमने सारी चीज़ें देखी और हमने बहुत अच्छी डेप्थ में चीज़ें देखी इसमें, और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, आपको समझ में आया होगा, आपका एक नज़रिया खुला होगा एक और, कि सोशियोलॉजी जो है वो समाज में पैसे से, इकोनॉमी से किस तरह रिलेट करती है। एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।